रेशो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम का आगाज़ हम आज से एक सीरीज में करना शुरू कर रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम। रेशो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम। यस, पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं है क्या, उसके बाद फिर थ्योरम की वर्डिंग लिखेंगे, फिर उसे प्रूफ की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए, जो पहला रेशो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसका ताल्लुक एक ट्राइंगल से। एक ट्राइंगल बनाते हैं। सर पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल। इसको नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। सही। अब एक लाइन है जो कि हम ड्रॉ करेंगे किसी एक साइड के। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यस, फर्स्ट कर लेंगे बी सी साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये एक लाइन ड्रॉ भी बी सी साइड के पैरेलल। जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे व्यूअर्स, तो ये बाकी दो साइड्स ए बी और ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इन पॉइंट्स को नाम दे दें। फर्स्ट कर लें दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई का नाम दे दें। ठीक है। अब यहाँ पर दो डिस्टेंसेस मेजर कर लें, एक ए से डी तक और दूसरा डी से बी तक। यानी यहाँ पर ये होगा मेजरमेंट ऑफ ए डी और बी से डी तक होगा मेजरमेंट ऑफ बी डी। इसी तरीके से ये दो डिस्टेंसेस बन जाएंगे ए से ई और ई से सी। तो मेजरमेंट ऑफ ए ई और ये बन गया ई से सी तक मेजरमेंट ऑफ ई सी। होता ये है कि जब कोई लाइन एल किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल बाकी दो साइड को डिफरेंट पॉइंट्स डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है, तो सेम रेशोज में इंटरसेक्ट करती है। यानी वो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड होती हैं। मुश्किल हो गया, क्या मतलब हुआ? यानी यहाँ पर गौर से देखें, इस लाइन ने साइड ए बी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पर, तो एक रेशो बनाए ए डी का रेशो बी डी के साथ। यानी मेजरमेंट ऑफ ए डी अपॉन मेजरमेंट ऑफ बी डी भी बोल सकते हैं या डी भी बोल दें, बात एक ही, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं डी भी कह देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ डी बी डेट इज इक्वल टू, फिर ए का रेशो ई के साथ लें, मेजरमेंट ऑफ ए ई यानी ऐसे ही तक फासला, फिर ई का रेशो सी के साथ लें यानी मेजरमेंट ऑफ ई सी, ई से सी का फासला। तो ये लाइन सेम रेशोज में जो है दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज थ्योरम। ये है वो थ्योरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अब सुन लें, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides AB and AC, then divide that line both sides proportionally। कि वो जो लाइन है बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी या इक्वल रेशोज में डिवाइड करना है। अब इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि a line parallel to one side of a triangle one side of a triangle and intersecting the other two sides divides them proportionally।
डिवाइड सेम प्रोपोर्शनली। इज इट क्लियर? तो इसको भी समझ लेने की ज़रूरत है। आई स्टूडेंट, प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम हेडिंग डालते हैं गिवन की। अब गिवन में पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब यहाँ से प्रूफ का स्टार्ट ले रहे हैं, यानी ये वर्डिंग आ गई उसकी, और गिवन टू प्रूव, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद अदालत बिठाएंगे जिसमें स्टेटमेंट और रीजंस दिए जाते हैं, और एक नतीजा आखिर में थ्योरम का प्रूव हो जाता है। ओके, इसमें डायग्राम फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, एक दफ़ा फिर बना दें। ट्राइंगल ए बी से, ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। ये ट्राइंगल बना लें, और इसके अंदर फिर एक लाइन आपने लेनी है, जाहिर सी बात है, जो कि भी एक साइड के पैरेलल और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो वो लाइन आप यहाँ ले लें। सपोज ये लाइन मैंने यहाँ ले ली, और ये लाइन बी सी के पैरेलल है। इज दैट क्लियर? और इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन पॉइंट्स को नाम दे दें डी और ई का। इस लाइन को डी ई लाइन भी बोल सकते हैं। तो गिवन के अंदर जो है पहली इंफॉर्मेशन वो ये आई कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें डी ई पैरेलल है। डी ई लाइन आपने एक पैरेलल ड्रॉ की। लाइन के लिए दोनों तरफ एरो बनाते हैं। ये पैरेलल के लिए वाली साइन इस्तेमाल करते हैं। किसके पैरेलल है? इस साइड बी सी के। और ये इन बाकी दो साइड्स ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड इंटरसेक्ट्स ए बी साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट्स डी एंड ई। ओके, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि गिवन में दे दी गई है। हमें साबित करना है कि लाइन प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी साइड ए बी और एस सी को। टू प्रूफ की हेडिंग डालेंगे अब, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ की हेडिंग में लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ए डी, यानी ए डी का रेशो डी बी के साथ, डेट इज इक्वल टू ए ई का रेशो ई सी के साथ। मेजरमेंट ऑफ ए ई इज इक्वल अपॉन मेजरमेंट ऑफ ई सी। ये प्रूफ करना है हमने। अदालत आखिर में ये नतीजा साबित करेगी। ओके, अब प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लेने होते हैं कुछ, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लेने होंगे। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्शन की। देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपने। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में जो है आप ये जो ए डी है, ए से डी तक, इसको सपोज कर लें कि जो ए डी फासला इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कि ये पी सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। और डी से बी तक जो फासला है ये क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। ये अपनी तरफ से आप जो है कंस्ट्रक्शन में सपोज कर लें। और उससे पहले एक यूनिट भी ले लें, सेलेक्ट टास्क। Select such a unit of length एक ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ लें कि जिसमें आप बताएं कि ए से डी तक जो है डेट इज इक्वल टू पी। ए से डी तक जो फासला है वो पी के बराबर है, पी यूनिट्स के।
और डी से बी तक जो फासला है वो क्यू यूनिट्स के बराबर है। मेजरमेंट ए डी यानी ए से डी तक जो फासला है उसको आप पी यूनिट्स ले लें। ओके, इसी तरीके से मेजरमेंट डी भी फासले को बराबर ले लें क्यू यूनिट्स के। जब आप इसको पी यूनिट्स के बराबर लेंगे इसका मतलब है ए डी साइड डिवाइड हो गई है पी सेगमेंट्स के। नहीं समझे बात को? जब ए से बी तक आपने पी यूनिट्स ले लिया तो इसका मतलब है इसके कितने सेगमेंट बन जाएंगे पी। अगर ये फर्ज कर लो 3 से, अगर ये 3 होता तो इसका मतलब इसके कितने सेगमेंट बन जाते 1 2 3। अगर ये पी 4 होता तो इसको फिर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते। 5 होता तो इसको 5 ए से डी तक फासले को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करते। तो यहाँ पर आपने पीस को लेट किया है, ए से डी तक फासला पी यूनिट्स है, तो इसमें जो सेगमेंट्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे पी बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि ए डी इज डिवाइडेड इनटू ए डी जो फासला है इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। नहीं समझे बात को? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल फासले, इक्वल सेगमेंट्स। सेगमेंट तो समझते हैं ना, पीस ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। और डी से बी तक जो फासला है डी बी, या मेजरमेंट ऑफ डी बी भी बोल सकते हैं इसको, एम लगा दे साथ में ऐसे डी फासला, या मेजरमेंट ऑफ डी बी बोल दें, इज डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट से। इसमें कितने सेगमेंट आ जाएंगे क्यू, क्यू यूनिट ऑफ लेंथ, क्यू सेंटीमीटर यूं समझ लें। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए। इसमें एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं आप, वो ये कि जब आप ये करेंगे पी और क्यू में डिवाइड होगा, आप इसका रेशो लें तो देखिए क्या निकलेगा। एक चीज़ और भी करें इससे पहले, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ना, पॉइंट ऑफ, बल्कि पहले मैं वो लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए डी का रेशो डी बी के साथ, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ की तरफ लेके जाना है ना इसको। ए डी का रेशो डी बी के साथ लें, तो मेजरमेंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी बी। तो ए डी उसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया पी में, और डी से बी तक जो है उसको क्यू सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, तो क्यू ले ले। लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, सवाल तो ये है। ये डिवाइड तो करेंगे तो डिवाइड पैरेलल लाइंस के ज़रिए किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो चीज़ है जिससे हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। डिवाइड किसके ज़रिए किया जाता है, पैरेलल लाइंस के ज़रिए किया जाता है। ऐसा केक हो, केक को डिवाइड करना हो तो उसके लिए नाइफ जलानी पड़ती है ना, तो नाइफ एक तरह की पैरेलल लाइन होती है। समझ रहे हैं बात को? तो हमें डिवाइड करने के लिए जो है पैरेलल लाइंस का सहारा लेना पड़ता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दी थी ना, ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ए से ये फर्स्ट कर ले पॉइंट क्या था डी, तो इसको डिवाइड करने के लिए पी सेगमेंट्स में आपको पैरेलल लाइंस लेनी पड़ेगी। अब 3 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, डिपेंड करता है पी कितने यूनिट्स ऑफ लेंथ है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। जब आप पैरेलल लाइंस लेंगे तो पैरेलल लाइंस क्या करेगी, इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना शुरू कर देगी। तो पैरेलल लाइंस के ज़रिए सारा काम होता है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन डी से आपने क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, डी से ए तक भी और डी से बी तक भी, यहाँ भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिवीजन जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जहाँ से आपने इसको डिवाइड किया था, ये है ना पॉइंट ऑफ डिवीजन डी, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है ई। यहाँ आ जाए, ये असल डायग्राम, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन डी है और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन ई है। तो इसके पैरेलल लाइंस ऊपर भी बना लें, कुछ पैरेलल लाइंस नीचे ही बना लें। चले मैं 2 पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ, काफ़ी है मेरा ख्याल है।
तो इस तरह से जो है आप पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, 2 बना लें, 3 बना लें, जिस तरह 3 सेगमेंट बन गए। इस तरह यहाँ पे भी पैरेलल लाइन बना लें, डी से बी तक 2 सेगमेंट्स हैं। ओके, यहाँ भी एक पैरेलल लाइन बना दी। तो पैरेलल लाइंस के ज़रिए जो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिवीजन ड्रॉ द पैरेलल लाइंस। ड्रॉ पैरेलल लाइंस। सही। ओके, अब टाइम आ गया अदालत लगाने का। कहीं जाना नहीं है, अदालत लगने वाली है। आइए, अदालत के लिए क्या करना पड़ता है भाई? जानते हैं ना कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में जो है वकील होता है जो जिरा करता है, एविडेंस पेश करता है, गवाहियाँ देता है, और आखिर में जजमेंट प्रूफ, आखिर में एक फ़ैसला सुना देता है। और वो फैसला जज जज जो है ये सुनाएगा इस डेट के लिए, वो आखिर में देखेंगे। तो इसमें तरीक़ेकार ये होता है, याद रखिएगा, कि यहाँ जो है आपने प्रूफ की हेडिंग डाल ली, पर्स कर लिया, दैट इज़ प्रूफ। तो इस प्रूफ में एक तरफ आपकी स्टेटमेंट चलती है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में रीजंस लिखे जाते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये चलेगा इस तरह से, ये स्टेटमेंट और रीजंस है। सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं हम, कि हमने क्या किया है, ये जो ए डी है ऐसे डी तक, इसको डिवाइड किया है पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में, इक्वल पार्ट्स में। डेट के लिए तो पहली स्टेटमेंट ये होगी, ए डी ए से डी तक जो है इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, किसके ज़रिए? पैरेलल लाइंस के ज़रिए, बाय पैरेलल लाइंस। इसका रीज़न या शहादत या एविडेंस दें। एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है, कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने लिखा था ना, एडी इज डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। सही है। तो इसका जो रीज़न है वो यहाँ क्या लिखा जाएगा? कंस्ट्रक्शन। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से मालूम है, ऐसे ही है। सही है। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब आपने ए डी को पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड किया, तो जस्ट इसके अपोजिट जो ये है ए ई साइड, ये कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होगी? पी से ज़्यादा या पी से कम? यस, आपने सही पहचाना, पी ही सेगमेंट्स में डिवाइड होगी ये। क्यों होगी डिवाइड, सोचें। ए ई यानी ए से ई तक जो फासला है इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेम नंबर ऑफ पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, या पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिख लें, पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। जवाब आ गया बाय सेम। पूरा नहीं आया। यानी जो ए ई है वो भी डिवाइड होगा पी सेगमेंट्स में, यहाँ पे पी बना दें। इसका रीज़न कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं
कि पैरेलल लाइन जो होती है ना, पैरेलल लाइंस वो इक्वल नंबर ऑफ इंटरसेक्ट में ट्रांसवर्सल को डिवाइड करती हैं। पैरेलल लाइंस makes make equal intercepts। इंटरसेप्ट का लफ्ज है INTERCEPTS, इंटरसेप्ट्स। पैरेलल लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन ईच ट्रांसवर्सल। इस नुक्ते की थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हम वजाहत करें। वैसे कि ये शुरू में ट्रांसवर्सल का लफ्ज जब आया था, ऑन ईच ट्रांसवर्सल देखो करेंगे तो जितने सेगमेंट्स यहाँ बनेंगे उतनी सेगमेंट्स उसके सामने बनेंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो पैरेलल लाइंस के ज़रिए इसके सामने जो साइड है वो भी 3 सेंटीमीटर में ही डिवाइड होगी। अगर ये 4 है तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के ज़रिए भी 4 में ही डिवाइड होगी। समझ रहे हैं डिवाइड। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमने 2 पैरेलल लाइन बनाई है। ए से डी तक कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं? 2 पैरेलल लाइन। सेगमेंट कितने बन गए? 1 और 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसके सामने जो पैरेलल लाइंस ए ई को इंटरसेप्ट कर रही हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब भी इंटरसेक्ट ही होता है, तो वो भी एक मायनों में आप यूँ समझें। यहाँ पे भी 1 2 3, 1 2 3, 3 सेगमेंट बन रहे हैं। यानी अगर ये पी होंगे तो ये भी कितने होंगे? पी। तो पता चला ए डी जितने कॉन्क्यूरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, इसके अपोजिट उन्हीं पैरेलल सेम नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस के जरिए ए ई बी उतने ही कॉन्क्यूरेंट पी कॉन्क्यूरेंट सेगमेंट में डिवाइड होगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ से एक बात पता चल गई। क्या पता चली? कि ए से डी बराबर होगा किसके? ए से ई के। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यानी ए डी, इसका मतलब ये हुआ कि बल्कि यहीं यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बता देते हैं। मेजरमेंट ए डी बराबर होगा किसके? मेजरमेंट ऑफ ए ई के। क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? दोनों बराबर हैं पी के। तो ए डी बराबर है ए ई के और दोनों इक्वल हैं किसके? पी के। इज दैट क्लियर? अब आखिर में अगला पॉइंट, वकील फिर एक और पॉइंट देने वाला है। आप बता सकते हैं ई से सी तक फासला कितना होगा या कितने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनेंगे? क्यों बनेंगे? ई से सी तक कितने सेगमेंट होंगे स्टूडेंट्स? क्यों होंगे? क्यों होंगे? ई से सी तक सेगमेंट क्यों होंगे? क्यों होंगे? वाई? ये सोचें हम। सिमिलरली ई से सी तक जो फासला है इज डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। हाँ भाई, जवाब मिल गया आपको। क्यों होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये किसके अपोजिट है? डी बी के अपोजिट है। और डी बी कितने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड हुआ था? क्यू। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। ओके, डी से बी तक जो है वो क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड हुआ था, तो इसके अपोजिट जाहिर है इसी भी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड होगा। जिस तरह पी के सामने पी, क्यू के सामने क्यू। तो बी डी, इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि डी बी is divided into Q congruent segment. Q congruent segments. तो ये भी यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट डी बी बराबर है मेजरमेंट ई सी के।
या मेजरमेंट ई सी बराबर है मेजरमेंट डी बी के बाद पे की हो गई, यानी मेजरमेंट ऑफ डी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई सी, और दोनों बराबर हैं किसी, ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉल करने में मुझे आसानी हो जाएगी आपको। तो मेजरमेंट ऑफ डी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई सी इज इक्वल टू क्यू। ओके, अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अब आपने यूँ अब अगली स्टेटमेंट दे रहा है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, वकील अब जो स्टेटमेंट दे रहा है वो रेशोज़ के हवाले से दे रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए ई और उसका रेशो मेजरमेंट ऑफ ई सी के साथ ये बराबर होगा पी अपॉन क्यू के। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेजरमेंट ऑफ ए ई अपॉन मेजरमेंट ऑफ ई सी दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब पूछा जा सकता है कि कैसे, तो मेजरमेंट ऑफ ए ई पी के इक्वल है, ये देखिए मेजरमेंट ए ई पी के इक्वल प्रूफ किया था आपने, और ई सी क्यू के इक्वल है, ये रहा मेजरमेंट ऑफ ई सी इज इक्वल टू क्यू। तो ऊपर के जो पॉइंट्स है सेकंड लास्ट उसमें तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो ऑलरेडी प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव जो है इसका रीज़न हो सकता है प्रूव्ड अब अभी ऊपर साबित हो चुका। इज डेट क्लियर? अब लिखेंगे बट, लेकिन हम जानते हैं कि जो रेशो है ए का डी के साथ और डी का बी के साथ, अब अगली स्टेटमेंट आ रही, मेजरमेंट ऑफ ए डी अपॉन मेजरमेंट ऑफ डी बी, ए डी रेशो बी डी बी दैट इज आल्सो इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू के कैसे बराबर है भाई? तो देखें यहाँ पर ए डी बराबर था पी के और डी बी बराबर है क्यू के, बात हमें कंस्ट्रक्शन से मालूम है, तो इसका रीज़न क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने चीज़ें लेकर चल रहे थे ना, कंसीडर की थी, ठीक है। अगर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये जो नतीजा एक बना था और ये नतीजा जो कंस्ट्रक्शन से आया था इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो व्यूअर्स जब दो इक्वेशंस की कोई सी दो साइड सेम हो, राइट हैंड साइड सेम है, तो उनकी फिर लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे की इक्वल ली जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इक्वालिटी की। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये हुआ कि ए डी का रेशो डी बी के साथ बराबर होगा ए ई का रेशो ई सी के साथ। तो आप जगह शायद मेरे पास नहीं बन पाएगी इस तरह से, चलिए मैं लिख देता हूँ पे आखिरी थस या हैंस करके लिखते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा। हैंस हैंस मेजरमेंट ऑफ ए डी अपॉन ए डी का रेशो डी बी के साथ दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए ई अपॉन ई सी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं या बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इसको आप यूँ लिख सकते हैं बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ओके, ये क्या हो गया? अरे तो प्रूव हो गया, यही चीज़ तो हमें साबित करनी थी। ए डी का रेशो डी बी के साथ बराबर है ए ई का रेशो ई सी के साथ। इज दैट क्लियर? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और समझ लें फ्रेंड्स। अगर फर्ज करें लिखा हो ए बराबर है के और बी इज इक्वल टू के,
ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू के, इसका मतलब है कि ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। सेम वही चीज़ यहाँ हुई है कि ये चीज़ पी अपॉन क्यू के बराबर है और ये चीज़ भी पी अपॉन क्यू के बराबर है, तो फिर ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब आखिर में अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, वो ये है कि जब भी कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल हो, मिसाल के तौर पर ये लाइन है एल, जिसको हमने डी ई का नाम दिया था, ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ई था, ये डी ई लाइन जब किसी साइड को किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल होगी और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी, तो हमेशा सेम रेशोज में इंटरसेक्ट करेगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। एक बार फिर समझ लें, अगर ये 3 है और ये 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। इज दैट क्लियर? इसकी मैं चाहूँगा थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना हम लोग और कर लें। समझ तो आप गए? ओके, आइए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर ये ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूँ एक और, सपोज दिस इज ए बी सी। अब मैं लाइन जो है इस तरह से ले रहा हूँ, ए सी के पैरेलल, बजाय बी सी के पैरेलल लेने के इस लाइन को मैंने यूँ ले ली। थोड़ा सा मैं ट्विस्ट देना चाह रहा था, ये लाइन है ले, और फर्ज कर ले कि ये पॉइंट यहाँ पर, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, बल्कि इसको जो है मैं थोड़ा सा अलग नाम देना चाह रहा हूँ, जी, और इसको कह दें एच। अब आप गौर से देखें, ये ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पर एक लाइन एल है जो कि ए सी के पैरेलल है, ट्राइंगल के इस साइड ए सी के पैरेलल है लाइन, और जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड्स को, तो फिर ये लाइन बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी, इक्वल रेशोज में डिवाइड करेगी। इसका मतलब है ए का रेशो जी के साथ लेंगे, जी का रेशो बी के साथ। तवज्जो रहे, ए जी, ए का रेशो जी के साथ, जी का रेशो बी के साथ, ये बराबर होगा सी का रेशो एच के साथ और एच का रेशो बी के साथ, सी एच अपॉन मेजरमेंट ऑफ एच का रेशो बी के साथ। इज दैट क्लियर? और आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बी का रेशो जी के साथ ले लें और जी का रेशो ए के साथ। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी, अगर आप बी से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, बी का रेशो जी के साथ और जी का रेशो ए के साथ, तो ये बराबर होगा, चूँकि आपने बी से स्टार्ट लिया है तो यहाँ भी बी से स्टार्ट लेना पड़ेगा, बी का रेशो एच के साथ और एच का रेशो सी के साथ। समझ रहे हैं बात को? और एच का रेशो सी के साथ। इसी तरह चाहें तो आपने एसी के पैरेलल लिया तो आप इसके पैरेलल भी ले सकते, यानी जो ए बी साइड है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें। समझ रहे हैं? तो फिर वो ए सी और बी सी साइड को डिवाइड करेगी दो पॉइंट्स पर इक्वल रेशो के साथ। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालें, बात बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ लें और उसी के ज़रिए जो है उसको दिमाग में बिठा के चीज़ों को समझ लें। जब अच्छी तरह समझ लें फिर खेलें। इज़ेड के लिए फिर ट्राइंगलें बनाएं मुख्तलिफ, फिर कोई भी साइड लेके पैरेलल कोई भी पॉइंट और डिवीज़न अपनी तरफ से नाम दें और रेशो थ्योरम की प्रैक्टिस करें बार बार। इस तरह आपको रेशो थ्योरम आसानी से याद हो जाएगा। अब अगली जो क्लास होगी वो इसी रेशो थ्योरम के हवाले से क्वेश्चंस पर मबनी होगी, जिसमें यही रेशो थ्योरम बार बार अप्लाई करके मुख्तलिफ चीज़ें ट्राइंगल्स की मालूम करेंगे। खुदा हाफ़िज़।